Good morning, students. We are revising structure of atom, and in previous classes we have discussed two important topics. First one that was regarding subatomic particles like electron, proton, neutron, their discovery and properties, and also we have discussed various atomic models. Those were of primary type like Thomson model and Rutherford scattering experiment, and we have also discussed about the Bohr model. And out of these, Bohr model is advanced one, and but it has also some limitations, like it could not explain about the dual nature of the particles or radiation, and also could not explain the spectrum other than hydrogen, and electric effect and electric effect and magnetic field. Those are called respectively Stark effect and Zeeman effect. So today we shall discuss that is very advanced model for structure of atom. That is based on wave mechanical model and known as Schrödinger wave equation. ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सबसे पहले हम बात करेंगे कि उसका बेस कहाँ से आया. तो देखिए, बेस के लिए टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिससे बोर मॉडल और आगे जो हमारी एडवांस डिस्कवरीज हुई है ना, उसने वेव मैकेनिकल मॉडल की फाउंडेशन बनाई. एक तो उसमें था डी ब्रोगली इक्वेशन और सेकंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अगर हम बात करें डी ब्रोगली इक्वेशन की, तो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने क्या किया, एक तो आइंस्टीन का इक्वेशन लिया E इक्वल टू mc², और साथ में उन्होंने प्लैंक का इक्वेशन E इक्वल टू h न्यू. न्यू हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी. तो इसको हम लिख सकते हैं c/λ, है ना. फ्रीक्वेंसी को हम c/λ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये E इक्वल टू hc/λ. और दूसरा हमारा क्या है, E इक्वल टू mc². और इन दोनों को उन्होंने इक्वेट कर दिया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया लैम्डा इक्वल टू h/mv, है ना. जैसे ये इक्वेशन आया तो कई सारी चीज़ें, है ना, मॉडिफाई हो गई, या ये कहें कि एक तरीके से टेक्निकल बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ गया. कि इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारा जो रेडिएशन है वो केवल मैकेनिकल ही नहीं है ना, मतलब पार्टिकल बेस्ड नहीं है. वो कैसा है, वो पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर भी शो कर सकता है, यानी डुअल नेचर, 2 in 1. तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आया. सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आया, दैट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना. उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई हमारा, जैसे ये एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है हमारा, है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये एटम है, और एटम की ये हमारी क्या ऑर्बिटल्स हैं. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड में, है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि एक पार्टिकुलर टाइम पर हम इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की केवल एक ही पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इसकी पोजीशन को या इसकी वेलोसिटी को, है ना. वेलोसिटी ही मोमेंटम से कंसर्न करती है ना, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों रिलेट करते हैं इस तरीके से p इक्वल टू m/v, है ना. यानी जो मोमेंटम p है हमारा, वेलोसिटी v है, तो इसके प्रोपोर्शनल होता है. तो हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हम दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. एक टाइम में हम किसी भी एक चीज़ का पता कर सकते हैं, या तो उसकी पोजीशन का कि इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकुलर प्लेस पर है अभी यहाँ पर, लेकिन उसकी हम वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, हम माइक्रोस्कोप
किसी भी चीज़ का अगर हम यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ रेडिएशन लाइट का हम यूज करेंगे। और लाइट क्या है, फोटोन एनर्जी होती है। जैसे ही हम उसको यूज करेंगे लाइट को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस फोटोन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एक टाइम में किसी एक को। तो इससे एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो गया। वो क्या हुआ कि जो हमारा बोर ने बताया था, क्या बोला था बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिटल्स में इस तरीके से मूव करता है। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से हाइजेनबर्ग से। उन्होंने बोला कि नहीं, ये ऐसे इस तरीके से सर्कुलर वे में नहीं करता है, बल्कि वो किस तरीके से रोटेट करता है, देख लीजिए इधर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व अब इस तरीके से करता है। इस तरीके से, यानी ये जो इसका मॉडल है ना, दैट इज़ 3 डायमेंशनल मॉडल। वो 1 डायमेंशनल वे में नहीं करेगा, है ना। थ्री डायमेंशनल वे में ये मूवमेंट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं इसको। इसी को आगे जा कर के जो श्रोडिंगर थे, उन्होंने इसको यूज किया, इन दोनों प्रिंसिपल्स को, और उनके बेसिस पर उन्होंने एक नया मॉडल दिया, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल। उन्होंने एक इक्वेशन दिया। देखिए ये जो इक्वेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, H साइन इक्वल टू E साइन। यहाँ पर जो H है, ये H और दूसरा E है ना, ये हमारे कांस्टेंट हैं। H हमारा जो कांस्टेंट है, दैट इज़ मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, है ना। ये एक्चुअल में जो 3 डायमेंशनल हमने मूवमेंट बताया इलेक्ट्रॉन का, तो उन कोऑर्डिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है ना। कैसे, देखिए डेल अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना। ये देखिए डबल डिफ्रेंशिएशन है हमारा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और इनको हमने बंद कर दिया किसके साथ, साई के साथ, है ना। तो ये जो टर्म हो गया, ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला टर्म है, एच साइन, है ना। साइन की जगह पर ये साइन आ गया, और जो एच है, एच की वैल्यू ये वाली होती है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये तीनों डबल डिफ्रेंशिएशन टर्म्स हैं, है ना, जो हमें क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बताते हैं 3 डायमेंशनल, इस तरीके से, है ना। एक्स हो गया कोऑर्डिनेट, वाई हो गया और जेड हो गया, तो तीनों में डबल डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में है। उस कोऑर्डिनेटर के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर उन्होंने यूज किया। साइन यहाँ पर कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में, और जो ई है हमारा, ये एनर्जी टर्म है, जो कि क्या होता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, है ना, और ई माइनस बी, ये जो पूरा टर्म है ये ई के इक्वल होता है, और साइन हमारा साइन रहेगा इनटू साइन। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया, ये फुल इक्वेशन है, जो आप जब हायर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बीटेक या एमएससी में, तो वहाँ आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। या कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको ये डिटेल्ड में इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जब हम इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, हम नहीं करते हैं, किसने किया था, श्रोडिंगर ने, तो उससे कई तरीके की वैल्यूज़ मिलती हैं। कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हमारी एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं, और कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से 2 टाइप के सॉल्यूशंस निकलते हैं, है ना, आपने किए होंगे 10th क्लास में।
कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारी 2 टाइप्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, एक एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होंगी और दूसरी नॉन एक्सेप्टेबल। तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज़ होती हैं, देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, दीज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड एज सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, जो एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर 3 बोला हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारे कितने हैं? 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल का सबसे एडवांस जो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, वो हमारा फ़ीचर क्या है? दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर को हम कैसे समझें, है ना? तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, कीवर्ड, क्वांटम नंबर्स इक्वल टू एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए, कभी भी क्वांटम नंबर आप कहीं भी पढ़ें, लिखें, सुने, तो सीधा आप बोल दीजिए क्वांटम नंबर मींस इट इज़ द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम। एटम में हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, है ना? वो हमें पता चलेगा क्वांटम नंबर से। क्वांटम नंबर कितने होते हैं? क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? 4। ऐसे ही अगर हम आपका एड्रेस पूछें तो आपका एड्रेस आप किस तरीके से बताएंगे, है ना? किस तरीके से बताएंगे आप अपना एड्रेस? आप सबसे पहले बोलेंगे कि आई लिव इन दिस कंट्री, उसके बाद आप बताएंगे आई लिव इन दिस स्टेट, देन यू विल टेल दैट आई लिव इन दिस सिटी, एंड देन फाइनली यू विल टेल अबाउट योर कॉलोनी या हाउस नंबर। ठीक है, जैसे ही आप ये 4 टर्म्स आप बताएंगे किसी को भी, तो वो इमीडिएट आपके घर पर पहुंच जाएगा, है ना? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के भी 4 नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर जिन्हें हम कहते हैं। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी भी एटम में किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो 4 क्वांटम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? सेकंड है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड द फोर्थ वन दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अब दोबारा एक तरीके से बात करेंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट, है ना? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बारे में बात करता है? ऑर्बिट के, है ना? या ऑर्बिट को ही हम बोलते हैं सेल, उसके बारे में ये बात करता है। ये एक तरीके से क्या हो गया? एक हाउस हो गया। ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा हाउस है जिसमें कई सारे रूम्स हैं, रूम्स के अंदर अलमारी हैं, है ना? अलमारी के अंदर भी स्पेस है, तो वो इस तरीके का हाउस हो गया। अब देखिए हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से, आपको ये ग्रीन वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला, है ना? ये तो ये हो गया फर्स्ट क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है? दैट इज़ एल। इसको बोलते हैं हम सब ऑर्बिट। ठीक है, सब ऑर्बिट का मीनिंग हो गया कि एक हमारा हाउस है तो उसके अंदर ये 4 रूम हो गए। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा हमारा ये वाला, ये तो क्या हो गया? एक सेल हो गया जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये वाला इसके अंदर, ये क्या हो गया? सब ऑर्बिट हो गया। यानी पूरे हाउस के अंदर एक रूम, पूरी सेल के अंदर एक सब सेल, या पूरी ऑर्बिट के अंदर एक सब ऑर्बिट। ठीक है, अब हम उसके बाद थर्ड जो क्वांटम नंबर है दैट इज़ एम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना? मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो, और इसके अंदर छोटा पार्ट हो गया, है ना? वो क्या हो गया हमारा? वो इस तरीके से हो गया। देखिए ये, अब देखिए हम बिल्कुल बहुत क्लोजली पहुंच गए जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ये वाला वो पार्ट हो गया जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट है हमारा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे जो बड़ा है हमारा दैट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएंगी, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएंगी, ऑर्बिटल्स। दोबारा समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसको बताता है, ऑर्बिट को। दूसरा हमारा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो एल से रिप्रेजेंट होता है वो हमारा क्या बताता है, सब ऑर्बिट को, है ना। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो किस से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल एम से, वो हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट होता है, वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन, ठीक है। जो स्पिन है, स्पिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमें पता चल जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर सकते हैं। देखिए बोर मॉडल आपने पढ़ा था, उसमें 2n² जो दिया गया था, वहाँ पर जो n है दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिट या सेल को बताती है। n = 1 हो जाएगा k, n = 2l, n = 3m। और इनमें इलेक्ट्रॉन हमारे 2n² के अकॉर्डिंग जाते हैं। सेकेंड वन इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। l हमारा क्या हो जाएगा, सब ऑर्बिट हो जाएगा, है ना। क्या बताया गया, सब सेल या सब लेवल या सब ऑर्बिट, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है वो n के लिए क्या होती है, n-1 होती है। क्या होती है, n-1, ठीक है। अब देखिए जब हमारा जो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब n की वैल्यू हमारी 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए सारी वैल्यूज दी हुई हैं। जब n की वैल्यू 1 है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो n = 1 होगा तो l की वैल्यू 0, 0 का मतलब हो गया एस सब सेल। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो l की वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या है, n-1। तो n- का मीनिंग क्या है, 2 - 1। तो 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ। और जहाँ 1 होगा वहाँ 0 भी होगा, ये ध्यान रखना। आप ये मत बोलना कि n-1 फार्मूला होता है तो n-1 तो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी, है ना, डिफरेंट टाइप की मैथमेटिक्स है। इसमें आप जहाँ 1 लेंगे वहाँ पर 0 भी आपको क्या करना है, इन्वॉल्व रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जब n = 3 हो गया तो वहाँ पर 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। या ये कहें कि यहाँ वहाँ 2 भी होगा n-1 के अकॉर्डिंग, 3 - 1 यानी 2 हो गया। और जहाँ 2 है वहाँ 1 भी होगा और 0 भी होगा। ऐसे ही n = 4 के लिए 3 2 1 0। इनके लिए कौन कौन सी सब सेल होंगी, s p d f, ठीक है। अब देखिए थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा ये वाला है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, -l 2 0 और 0 2 + l। अगर n = हमने 1 रखा तो 0 ही हो जाएगा। अगर हमने l = कितना रखा, 1, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया माइनस का, और 0 हो गया और +1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने l = 2 रखा तो वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, -2, और -2 होगा तो -1 और 0 कहाँ तक जाएगा, 0 तक, देन +1 देन +2, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये क्वांटम नंबर्स होती हैं। s में केवल 1s ही होगा, और जो हमारा p है, p में 3 हो जाएंगी। कौन कौन सी, px py pz, और d में कितनी हो जाएंगी, 5। देखिए s में कितना होगा, केवल 1, p में 3 और d में 5 और f में 7, ठीक है। ये हमारी ऑर्बिटल्स हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है, ऑर्बिटल को। मैंने बताया था कोई रूम है तो कोई हाउस है, हाउस के अंदर रूम होते हैं, और रूम के अंदर भी क्या होती हैं, अलमारी होती हैं, है ना। उसी तरीके से ये थर्ड लेवल है। ये हमारे सेल हो गए, सेल सबसे बड़ा होता है। ये उससे छोटे हमारे क्या हो गए, सब सेल हो गए, और ये सब सेल में भी क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल एक्चुअल में वो प्लेस है, एक पॉइंट समझ लीजिए, ऑर्बिटल एक्चुअल में वो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद फाइनल क्वांटम नंबर हमारा आता है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो क्लॉक के अकॉर्डिंग है या वो एंटी क्लॉक है ना, इस तरीके से है। अगर क्लॉक वाइज होगा तो प्लस हाफ होगी और एंटी क्लॉक वाइज है तो माइनस हाफ होगा, ठीक है। एक इसमें आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहले एक डायग्राम देख लो, शेप हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साई स्क्वायर, जो हमने फार्मूला देखा था अभी, हैमिल्टन ऑपरेटर एच साई इक्वल टू ई साई। यहाँ जो ये साई है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की वेव को रिप्रेजेंट करता है ना। वैसे इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, इससे हम अगर कुछ निकालना चाहें तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, साई स्क्वायर कर दें, तो वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट होता है। वो एक्चुअल में क्या देता है, हमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी बताता है। ये वो डेंसिटी या वो एरिया बताता है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम प्लॉट क्रिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमें कर्व मिलता है। ये 1s के लिए, ये 2s के लिए। तो 1s में देखिए यहाँ पर क्या है कि ये डिक्रीज़ हो रहा है ना, केवल 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन है। लेकिन जब हम 2s के लिए करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट पे तो 0 हो गया। देखिए ये पॉइंट है 0, जहाँ 0 होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं नोड। ध्यान रखना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, इसे बोलते हैं नोड। और 2s में 1 नोड हमें मिल गया, 1s में कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो इससे जब हम शेप निकालते हैं तो s ऑर्बिटल की जो शेप आती है दैट इज़ हाँ, ये देखिए स्फेरिकल शेप आ गई इस तरीके से। और p में मैंने बताया कि एक उसमें नोड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा सर्कल है, ये दूसरा, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही जब ये हमारा हो गया 3s, देखिए 1s में कोई नोड नहीं है, 2s में 1 नोड है। नोड का मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की डेंसिटी कम होगी, है ना, प्रोबेबिलिटी कम होगी। और 3s में 2 नोड्स हैं, 1 और 2। इसी तरीके से सबके लिए हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो इनकी स्ट्रक्चर निकल करके आती है। तो s ऑर्बिटल के लिए स्फेरिकल आती है, p के लिए डम्बल शेप में आती है। एक ये देखिए ये x के डायरेक्शन में है ना, तो इसको हम px बोलते हैं। एक ये y के डायरेक्शन में, तो इसको py बोलते हैं। ये z एक्सिस के डायरेक्शन में तो pz बोलते हैं। ये फॉर्मूले हैं जिस पे कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको रेडियल नोट्स पता करने हैं तो कैसे पता करेंगे, n माइनस l माइनस 1। और एंगुलर नोट पता करने हैं तो कैसे निकालेंगे, केवल l के इक्वल। और टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स निकालने हैं तो n माइनस 1 के इक्वल होगा। n यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l यहाँ पर क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की हुई है। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ से नोट्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, दूसरी इनकी शेप आपको बना करके देखनी है ना, और तीसरा जो क्वांटम नंबर्स हैं वो किस तरीके से निकालते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स हैं हमारे, जैसे आपने 9th क्लास में स्टडी किए होंगे बोर्ड्स के रूल, है ना, जिसमें हम बात करते थे कि L M N, है ना, तो उसमें 1, उसके बाद 2, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से हम फिल करते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे। ये हम बात कर रहे थे, हमने ये बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, ऑर्बिट या सेल के अंदर है। ये बिल्कुल वैसा ही है, हम ये बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन है वो किसी हाउस में रहता है, उसका हाउस नंबर हम बता रहे हैं, सॉरी उसका हम शहर का नाम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शहर का नाम। ये नहीं बता रहे कि शहर में किस कॉलोनी में क्या उसका मकान नंबर है, ठीक है, बोर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो उसका एग्जैक्ट हाउस नंबर बताएंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन किस हाउस में, सॉरी किस सिटी में, किस कॉलोनी में और किस हाउस में रहता है। एग्जैक्ट पोजीशन जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो हम यहाँ से बताएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल होते हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है।
इसकी आप प्रैक्टिस करना, इसको रीड करना, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।